हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर जय। तो आज आइए हम लोग एक हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, इसका नाम है सोशल इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो इस चैप्टर से बिफोर हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ा था। तो बेसिकली हमने ये देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आपका ये मोनेटाइज होगा तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट कहाँ पहुंचाया था। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे गहरा इम्पैक्ट क्या पड़ा था कि इक्वालिटी, जो समाज में सबसे पहले जो इक्वालिटी नहीं थी और जो सोशल डिफरेंसेस हुआ करते थे, उनको सबसे पहले क्या मेंटेन हुआ, इक्वालिटी। उसके बाद आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले फ्रेंच सोसाइटी कितने भागों में बटी हुई थी? 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो सबसे बड़ा वहां बेसिक आपने देखा था कि क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट के लोग काफी संख्या में कम थे, लेकिन क्या थे, रिचर थे। वो क्या होते थे, वो रिच सेक्शन से बिलोंग करते थे। उसके बाद सेकेंड स्टेट, उनसे थोड़ा सा कम रिचर थे और उनका उनका भी समाज में क्या होता था, बराबर का रेस्पेक्ट होता था। जो लेकिन थर्ड स्टेट और जो स्मॉल फार्मर थे, पीजेंट थे, वो सब थे, ट्राइबल लोग थे, उनका रेस्पेक्ट क्या भी था समाज में, थर्ड स्टेट वालों का समाज में थोड़ा भी रेस्पेक्ट नहीं था। और इसी के वजह से लगातार हमने क्या देखा था उसमें कि इन पे क्या दिया, इनको क्या भरना पड़ता था, हैवी टैक्स। यही होता था ना सबसे बड़ा दिक्कत। और इन्हें बेवजह क्या देना पड़ता था, हैवी टैक्स देना पड़ता था। उसके साथ इनके साथ हमेशा समाज में क्या होता था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। और यही सब कारण रहा किसका होने का, एक फ्रेंच का रिवॉल्यूशन होने का। क्योंकि ये लोग एक अपने सिस्टम से क्या हो चुके थे, तंग आ चुके थे। तो फिर उसके बाद हुआ इक्वलिटी मिला, लेकिन इन्हें अभी भी पूरी तरीके से इक्वलिटी नहीं मिला था। क्योंकि आपने पढ़ा था कि सिटीजन को किन भागों में बांटा गया था, 2 टाइप में। एक सिटीजन का नाम क्या था, याद है आप लोग को, एक्टिव एंड पैसिव। बहुत अच्छा। तो सिटीजन को हम लोग क्या बोलते थे, एक्टिव और पैसिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन कौन थे, जो लोग वोट अपना क्या कर सकते थे, दे सकते थे। और जो लोग क्या थे, रिचर थे। और जो लोग वोट नहीं दे सकते थे, उन्हें हम लोग क्या मानते थे, पैसिव सिटीजन। और इनमें कौन इंक्लूड था, पैसिव में कौन इंक्लूड था, वुमेन इंक्लूड थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज, क्योंकि अब आप ऐसे चीजों को देखेंगे, क्योंकि अगर कोई भी रिवोल्यूशन होता है तो इसलिए कहाँ हुआ, यूरोप में। तो बाकी ये रिवोल्यूशन का गहरा असर क्या हो जाएगा, अगल बगल जरूर पड़ेगा। क्योंकि अगर मान के चलिए कि जैसे आपके साथ ये चीज हमेशा होता होगा कि अगर आपके पड़ोस वाले किसी अंकल का अगर लड़का टॉप करता है, ठीक है, तो आपको ना टिल सुबह से शाम तक क्या सुनने को मिलता है, ताना सुनने के लिए मिलता है। क्या ताना मिलता है कि देखो उन लड़का इतना कम, इतने छोटे स्कूल में पढ़ के टॉप कर गया, और एक तुम हो जो इतने बड़े स्कूल में पढ़ के कुछ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और ये ताना हमें क्या मिलता है, हमें हमेशा मिलता है। तो उस टाइम हमें क्या डर रहता है कि अगला बार फिर मेरा पड़ोसी का लड़का क्या कर जाए, टॉप ना कर जाए। अगर हम लोग अब भगवान से क्या मनाते, काश वो क्या हो जाता, फेल हो जाता। अगर वो फेल हो जाता तो हमको ताना नहीं सुनना पड़ता। यही हाल सेम सिस्टम मान के चलिए, ये तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और वो लड़का क्या कर गया, टॉप कर गया। लेकिन बगल में डर किसको हो रहा था, मोनार्क को। क्योंकि उन्हें डर क्या लग रहा था कि जैसा फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हो गया, वैसा ही हमारे यहाँ रिवॉल्यूशन होगा और हमारे सिस्टम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ऐसा होता भी है, क्योंकि एक बार जब आइडियाज स्प्रेड होते हैं तो आइडियाज जो होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, फॉरेस्ट फायर की तरह। और एक बार जब आइडिया इक्वालिटी के स्प्रेड हो गया तो अब सब मोनार्च क्या हो गए, खतरे में आ गए। और ये डर लगने लगा कि हमारे साथ भी क्या हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। तो अब आइए हम देखते हैं, जो सोसाइटी थी वो आपका 3 पार्टों में बट गई। और जो थिंकर थे वो 3 पार्टों में बटे। और 3 पार्ट क्या था आपका, लिबरल्स, फर्स्ट पार्ट था आपका लिबरल्स, सेकेंड था आपका रेडिकल्स, और थर्ड आपका क्या था, कंजर्वेटिव। तो सबसे पहले हम लिबरल्स की बात करते हैं। तो जो लिबरल के लोग थे ना, वो लोग आपको फ्री डेमोक्रेट्स नहीं थे। डेमोक्रेट्स का क्या मतलब होता है कि वो लोग ना ऐसा सोचते थे कि डेमोक्रेसी जो है ना वो सबको नहीं मिलनी चाहिए, और खास करके किसको नहीं मिलना चाहिए, वुमेन को। यानी ये लोग कभी ऐसा सपोर्ट ही शुरू से नहीं किए हैं कि डेमोक्रेसी किसको नहीं मिलना चाहिए। अगर वुमेन को ना पॉलिटिकल राइट मिल जाता है तो उसका क्या हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा। या फिर सही लोगों को डेमोक्रेसी मिल जाता है तो उसका क्या हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा। इसीलिए इनका ऐसा मानना था कि समाज में ना सबको डेमोक्रेसी मिलना सही नहीं है।
क्योंकि सबको डेमोक्रेसी मिल जाना मतलब पावर क्या कर देना, सबके हाथ में। आपने पढ़ा होगा ना बेसिक कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी में क्या होता है। डेमोक्रेसी का बेसिकली मीनिंग ये होता है, इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो अगर मान के चले कि यहाँ क्या है, अगर मान लीजिए आज भी हमारे कंट्री में सिस्टम क्या है, जो गवर्नमेंट है वो टोटली किस पे डिपेंड करती है, हमारे ऊपर, पब्लिक पे डिपेंड करते। और उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसे पब्लिक के ना ध्यान को या डिमांड को बहुत इंपॉर्टेंस देना होता है। क्योंकि अगर उसे पता है कि अगर हमने पब्लिक की डिमांड को इंपॉर्टेंस नहीं दिया तो अगली बार हमारी सरकार आने वाली नहीं है। इसीलिए ना पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्शन से पहले क्या लाते हैं, मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि किए गए वादे जो लोग, शायद वो पूरा हो या ना हो, लेकिन वादा जरूर कर दिया जाता है कि फ्री में इलेक्ट्रिसिटी, इतना नौकरी, ये वो पूरा भर दिया जाता है। अब पूरा होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन मैनिफेस्टो में आपका दे दिया जाता है जरूर कि आपको इतना इतना चीज आपको कर दें। तो सबसे बात, लिबरल जो थे वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। वो क्या, वो डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करते थे। सेकंड ग्रुप आता है रेडिकल। ये जो ग्रुप के लोग होते थे ना, वो थोड़े आपके डेमोक्रेट टाइप के थे, और ये लोग का ऐसा मानना था कि समाज में वुमेन को भी क्या मिलना चाहिए, रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, डिग्निटी मिलना चाहिए, उनको भी समाज में इज्जत होना चाहिए। क्योंकि हम लोग आज जो भी है ना, वो किसकी वजह से है, वुमेन। और वुमेन जैसे हमारी हमारी मदर, हमारी मदर जो हमारी माँ है वो क्या है, वो खुद एक वुमेन है। तो जब उन्हें रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, जैसे कि आज भी देखो ना, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे वुमेन का एक रेस्पेक्ट, वो अगर कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए तो आज भी हमारे कंट्री में वुमेन का एक अलग सा पोजीशन है। और आप अगर हिस्ट्री के ऑन द बेसिस में होगे, जब आप वैदिक पीरियड पढ़ोगे तो लिटरल वैदिक पीरियड जो आपका 15,000 से लेके 1000 तक बीसी में था, इस टाइम में वुमेन का बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता था समाज में। और इस टाइम में ना जो वुमेन का रेस्पेक्ट एक अलग अलग सा पोजीशन में था। लेकिन जैसे जैसे समय गया ना, वुमेन को थोड़ा सा रेस्पेक्ट समाज में क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि पहले के लोग ना वुमेन को मानते थे, और वुमेन भी पहले के लोग क्या करते थे, वुमेन पहले के वुमेन जो वो पढ़ा करते थे। लेकिन इस टाइम के बाद हुआ क्या वुमेन के साथ, कि वुमेन घर पे रहने लगी। आपने देखा होगा ना, वुमेन को पढ़ाने के लिए कोई और एक राजगुरु माता होती थी, वो पढ़ाने के लिए अमीर जो राजशाही वुमेन बिलोंग करती थी, जो रानी लोग होती थी, उन्हें पढ़ाने को, उनका पढ़ाई महल में ही होता था। और जो लड़के होते थे ना, वो लोग कहाँ जाते थे, वो लोग गुरुकुल में जाते थे, और वहां जाकर वो लोग अपना पढ़ाई करते थे। तो जो रेडिकल लोग थे, वो लोग थोड़ा सोच के थे, और वो सपोर्ट क्या करते थे, वो लोग वुमेन को सपोर्ट करते थे। ठीक है। उसके बाद जो कंजर्वेटिव है, उनका क्या मानना था, ये थोड़े ओल्ड मॉडल सोच वाले लोग। कंजर्वेटिव का मानना ऐसा था कि समाज में ना कोई बदलाव नहीं चाहिए। ऐसी इनकी सोच कब तक थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने से पहले तक की सोच। लेकिन जो ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, इन्हें लगने लगा कि अब समाज में क्या चाहिए, थोड़ा थोड़ा बदलाव चाहिए, और ऐसा ही समाज क्या होगा, बदलेगा। यानी इनको भी अब लगने लगा कि समाज में क्या चाहिए, थोड़ा बदलाव चाहिए। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो अब देखते हैं कि वहां पे जो आपका यूरोप था, उसमें सोसाइटी में चेंज कैसे आ रहा था, और चेंज किसकी वजह से आ रहा था, इंडस्ट्री की वजह से। जैसे कि एग्जांपल आप ऐसे लीजिए कि अभी आपको क्या करना होता है, अभी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन लर्निंग का स्कूल प्लस आप जैसे ट्यूशन या कोचिंग बोला जाए, तो आप एक फिर कोचिंग करते। तो अभी आपका जो लाइफ में वो कैसा सिनेरियो चल रहा है कि हमें एक सुबह उठना है, फिर कोचिंग पढ़ना है, फिर स्कूल जाना है, और फिर स्कूल से क्या आना है, घर आना है। तो ये आपका टाइम लिमिटेशन या आपका डेली रूटीन में ऐसा क्यों बंधा हुआ है, क्योंकि ये आपका ना सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है। यानी आपने ना बचपन से ही देखा कि लड़का अगर बड़ा होता है तो वो कहाँ जाता है, स्कूल और एक कोचिंग जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अगर लड़का बड़ा होगा तो वो स्कूल जाएगा, और वो क्या कहाँ जाएगा, वो एक कोचिंग में जाएगा। तो स्कूल और कोचिंग ये एक सिस्टम चलते आ रहा था। उसी प्रकार से जो फ्रेंच की सोसाइटी थी, वहां क्या हो रहा था कि वहां का सोसाइटी का चेंजेस तब आया जब सोसाइटी में क्या आ गया, इंडस्ट्री। और इंडस्ट्रीज के आने से अब लोग क्या हो गए, किस पे डिपेंड हो गए, इंडस्ट्री पे। ऑब्वियसली क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जब होगा तो लोग क्या करना चाहेंगे, इंडस्ट्री पे डिपेंड होना। लेकिन जो इंडस्ट्री के ऑनर थे, वही वही इस चीज का गलत फायदा उठाते थे। गलत फायदा क्या उठाते थे कि लोगों को उन्होंने लॉन्ग वर्किंग आवर कर दिया। ठीक है, तो जब लॉन्ग वर्किंग आवर हो जाएगा, लॉन्ग वर्किंग आवर का मतलब क्या है, वैसे तो
ज्यादा घंटे क्या करना, काम कर। वैसे तो आपको काम 8 से 10 घंटे फैक्ट्री में होते हैं, ठीक है। और अगर आप काम ज्यादा कर सकते हो तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कोई होते हैं जो ओवर टाइम करते हैं, जिनको थोड़ा पैसे की ज्यादा सख्त जरूरत है, वो अपने समय के साथ प्लस ओवर ड्यूटी करते हैं। वैसे ओवर ड्यूटी करने के लिए कोई भी फैक्ट्री आपको फोर्स नहीं करेगी, और ओवर ड्यूटी करने की कोई आपको फैक्ट्री, वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर है तो आप क्या कर सकते हो, ओवर ड्यूटी करिए। लेकिन उस समय क्या था कि लॉन्ग वर्किंग आवर था, और वर्किंग आवर किसके द्वारा कराया जा रहा था, चिल्ड्रन ऑफ वुमेन के द्वारा। सबसे बड़ी दिक्कत उस समय ये बात क्या थी कि चिल्ड्रन वुमेन क्या कर रहे थे, लॉन्ग वर्किंग आवर। और उस समय जब यूरोप में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआत हुआ था, तो एक मान्यता एक चलती ये थी कि बच्चों को ना इतना देर तक काम कराओ कि वो काम करते करते क्या हो जाए, मर जाए। और जिस फैक्ट्री में ना जितने लड़के मरेंगे, वो फैक्ट्री क्या होगा, उतना प्रोग्रेस करेगा, उसका उतना ही प्रोडक्शन होगा, और उसका क्या होगा, वो उसका उसका ना उसका जो इनकम है वो क्या होता जाएगा, डबल ट्रिपल होता जाएगा। ऐसा माना, जबकि ऐसा कुछ रियलिटी में कहो तो होता नहीं है। किसी के जान लेने से किसी का फैक्ट्री स्टेब्लिश नहीं हो सकता। ये एक मिसकॉन्सेप्शन होता है समाज में। हुआ जरूर इसके पीछे क्या हुआ होगा कि कोई फैक्ट्री हुआ होगा, और कोई फैक्ट्री में बच्चे काम कर रहे होंगे, और काम करते करते बच्चे क्या हो गए होंगे, उनका देहांत हो गया और मर गए होंगे। और मान चलिए कि अगर एक फैक्ट्री में 10 से 12 बच्चे मरे, और अमूमन ये हो गया होगा कि उन बच्चों को मरने के बाद ही क्या हुआ होगा कि फैक्ट्री में क्या हो गया होगा, मीन ऑफ प्रोडक्शन एक ही बार हाई हो गया होगा। तो इससे फैक्ट्री ओनर के दिमाग में क्या बन गया, एक मिसकॉन्सेप्शन बन गया कि ओ हमको पता चल गया, यानी हम जितने ज्यादा लड़का मारेंगे उतना क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और उसी वजह से क्या हो गया, और ये एक मिसकॉन्सेप्शन, जब जैसे कि आपने आजकल सुना होगा, आजकल क्या काला जादू, टोना टोट, ये सब क्या होता है, ये सब क्या हुआ होगा, एक बार ना अंधविश्वास, ये सब क्या है कि एक बार हम किए और मेरे करने से ना किसी को कुछ हो गया, तो अब मेरे दिमाग में ये क्या बन गया कि ये मेरे द्वारा ही किया गया था। और ये कॉन्सेप्ट फिर आगे कौन लगा, फैलने लगा। अगर आपको ना किसी को बीमार करना है तो घर पे कुछ अपना मंत्र को, या उसके घर में ये फेंक दीजिए, एक छोटा सा ये फेंक दीजिए, लौंग फेंक दीजिए, ये फेंक दीजिए, वो इंसान क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। जब ये क्या है, मिसकॉन्सेप्शन है। आप ये बताइए, अगर किसी को लौंग फेंकने से बीमार करना था, तो फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टी है उतना बड़ा इलेक्शन क्यों लड़ती, वो एक दूसरे के घर में जाके क्या फेंक देते, लौंग फेंक देते, और सारा इलेक्शन का काम ही खत्म। फिर इतना दिक्कत ही नहीं पड़ता, इतना कंपटीशन ही नहीं रहता। आपको पता चला कि मेरे आगे एक टॉपर है, उसको टॉप आने नहीं देना, उसके घर में गए, उसके घर में लौंग फेंक दिए। अब वो रास्ते में चल रहा है, तो अब वो क्या हो गया, बेहोश हो गया, या उसके रास्ते में कुछ खिला दिए। लो तुम, अगर आपने क्या देखा, यूट्यूब पे वीडियो देखा कि ऐसे करें किसी को वशीकरण, ठीक है, और वशीकरण में क्या हुआ कि आपने किसी को कुछ खिला दिया, और आपको लगता है, पता चला कि एग्जाम हुआ, फिर वही टॉपर टॉप कर गया। और गलती से अगर उस टॉपर के घर में मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि आपने उसे कुछ खिलाया, उसका तबीयत खराब हुआ, उसकी वजह से नहीं, हो सके उसे फीवर हुआ होगा, और ना फीवर का पेपर नहीं दे पाया, और उसका पेपर खराब चला गया। तो अब आपके दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन वहां क्या क्रिएट हो जाएगा कि ना मेरा किया गया, मेरा जो ब्लैक मैजिक था वो क्या आ गया, काम आ गया। तो जब आपका ब्लैक मैजिक काम आएगा, तो इंसान की नॉर्मल टेंडेंसी होती है ना, वो बातों को बहुत तेजी से स्प्रेड करता है, बुरी बातों को, अच्छी बातों को कम, बुरी बातों को ज्यादा। तो वो स्प्रेड करता है, तो वो क्या करता है, स्प्रेड करने के बाद उसे क्या लगता है कि मेरी बताई गई बातें, तो एक अपने और दोस्त को बताएगा कि जानते हो मैंने क्या किया था, वो जो टॉपर थे सर फेल आ गया ना, तो वो बोलेगा हाँ वो तो फेल आ गया, मेरा ही किया हुआ है, हम ही करवा दिए हैं, हमने क्या किया था, उसको लौंग खिला दिया था। तुम भी क्या स्ट्रेटजी करो, किसी पे काम कर जाएगा। और हुआ ये कि ऐसे एक मिसकॉन्सेप्शन, उसी प्रकार से वहां पे इंडस्ट्री में क्या हो गया, मिसकॉन्सेप्शन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्सलिंग कंडीशन था, लॉन्ग वर्किंग आवर चिल्ड्रन ऑफ वुमेन के लिए। तो जो आपके जो लिबरल और रेडिकल ग्रुप थे, लिबरल्स और रेडिकल ग्रुप थे, वो क्या कर रहे थे, वो इस चीज का सर्च में लगे हुए थे कि आपकी इस प्रॉब्लम को समाज से क्या किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, जो आपका लॉन्ग वर्किंग आवर है। क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या चाहते थे, समाज में चेंज ही चाहते थे। भले जो लिबरल्स ग्रुप था वो डेमोक्रेट्स नहीं था, लेकिन वो क्या चाहता था, वो समाज में क्या चाहता था, चेंज चाहता था कि चेंज आ जाए, ठीक है। तो ऐसे वर्किंग आवर आपका, उसके बाद आपका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जाएगा
कि वर्किंग आवर जब इंक्रीज हो रहा था तो ऑब्वियसली लोग को क्या आएगा, परेशानी आएगा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। वुमेन के लिए डबल ड्यूटी हो जाता था, वुमेन को ना दोहरा काम हो जाता था। सबसे पहले उनका काम क्या हो जाता था कि उन्हें हाउस को भी देखना पड़ता था, घर बार देखना, और उसके बाद उनके दूसरी ड्यूटी क्या हो जाती थी, फैक्ट्री में। तो अब आप ये सोचिए कि जहां आप फैक्ट्री में 12-15 घंटा लगातार काम करके आइएगा और वहां के बाद फिर आपको घर पे अगर खाना बनाना पड़े तो उस सिचुएशन में इंसान का क्या हाल होगा। वो इंसान यही सोचेगा ना, इससे अच्छा हम लोग खाली पेट क्या हो जाता है, सो जाते हैं, लेकिन अब हमसे काम नहीं होगा। यही हाल से उस समय यूरोपियन सोसाइटी में चल रहा था, ये लॉन्ग वर्किंग, उसमें देखिए चिल्ड्रन और वुमेन को तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब बच्चे 12-15 घंटा फैक्ट्री में काम करेंगे तो क्या पढ़ेंगे। अब उनका पढ़ाई खत्म। और वो ऐसा ना, क्योंकि देखिए हिटलर की एक पॉलिसी थी, पॉलिसी ये माननी थी कि अगर आपको देश को बदलना है तो सबसे पहले यूथ पे ज्यादा ध्यान दो। हिटलर ने क्या किया था, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा। उन्होंने किताब को रिप्रिंट किया और जितने आपके टीचर थे उनको क्या कर दिया, स्कूल से ही चेंज कर दिया। जो उसकी सोच के नहीं थे उनको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर हम टीचर चेंज कर देंगे तो बच्चे भी क्या हो जाएंगे, कुछ साल के अंदर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उन्होंने क्या कर दिया, किताब जो बुक थे, बुक को उन्होंने रिप्रिंट करा दिया। अब जब बुक आपका रिप्रिंट हो गया तो बुक में अब क्या सिखा दी गई, जैसे कि आपने पढ़ा कि इंडिया कब आजाद हुआ, 1947 को। आपने ये कहां पढ़ा, किताब में पढ़ा। अब ना ये तो आपको बस पता है ना, आपको बस पता है। अब ये बताइए कि अगर ये जनरेशन एंड होती है और ना हम कुछ टीचर को हिला देते हैं और उनको लोगों को सिखा देते हैं कि इंडिया रियलिटी में कब आजाद हो गया था, 1857 में। तो अब ये बताइए कि आज के ना जो 20-30 साल बाद जनरेशन होगी वो क्या बिलीव करेगी, इंडिया कब आजाद हुआ था, 1857 में, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडिया क्या हो चुका था, आजाद हो चुका था। और जो टीचर सिखा रहे हैं 1947 में आजाद, टीचर को स्कूल से क्या कर दो, हटा दो। और स्कूल में रहेंगे नहीं तो अब बच्चों को सही सिखाएगा कौन, और ये अब बच्चों के दिमाग में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, वही हाल से अब देखिए ये दिक्कत क्या थी कि जो बच्चे उस समय लॉन्ग वर्किंग आवर करेंगे, जो चिल्ड्रन लॉन्ग वर्किंग और फैक्ट्री में काम करेंगे, वो क्या करेंगे, अब वो पढ़ाई कहां से करेंगे। इसीलिए आपका इंडियन जो गवर्नमेंट है उस चीज को क्या कर चुका है, बैन किया हुआ है कि आपको ना चाइल्ड लेबर क्या है, कहीं भी मना है, यानी बच्चे कहीं भी वो काम नहीं करेंगे। उन बच्चों को फ्री में गवर्नमेंट जो होता है वो क्या करता है, गवर्नमेंट स्कूल में क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। आपको कुछ नहीं पे करना, वो बच्चा वो सब गवर्नमेंट देगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और वही आता है आपका राइट टू एजुकेशन के अंदर। ये एक आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड देखिए, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ आपके एक रिजिड रखे हैं, कुछ एक फ्लेक्सिबल रखे गए हैं। तो फ्लेक्सिबल में, फ्लेक्सिबल के हिंदी वर्ड अर्थ क्या होता है, लचीला, और रिजिड का मतलब क्या होता है, जो चीज ठोस रहे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का दो भाग रखा गया, एक रिजिड और एक फ्लेक्सिबल। तो रिजिड और फ्लेक्सिबल में ये था आपका कि जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उन्हें आप क्या कर सकते हो, जल्दी चेंज नहीं कर सकते हो। और जो क्योंकि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए आप देखोगे भी कि कोई एक गवर्नमेंट आई जो कि ज्यादा दिन तक राज कर गए, तो अब उसने क्या किया, उसने अपने को चेंज करने के लिए सारा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया अपना, ताकि हमारा क्या रहे, रूल ज्यादा दिन तक रहे। और उसके बाद जो और दूसरा क्वेश्चन रखा गया फ्लेक्सिबल, यानी आप इसके अंदर क्या ला सकते हो, चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स फॉर आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है, तो सोशलिज्म को सबसे पहले समझते हैं। सोशलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें मीन ऑफ प्रोडक्शन कौन कंट्रोल करेगा, पीपल, यानी मीन ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय पीपल। यानी वहां जो प्रोडक्शन होगा ना उसको टोटली कंट्रोल वो किसके हाथ में जाएगा, पीपल के द्वारा। तो ऑब्वियसली जब चीजें कॉमन लोगों को ट्रांसफर होंगी, जैसे कि आज की जो गवर्नमेंट है वो पीपल तक ट्रांसफर है, और उसमें जब मीन ऑफ प्रोडक्शन पीपल को ट्रांसफर होगा तो उसमें ज्यादा हार्डशिप अब क्या होगा, नहीं आएगा। क्योंकि उस समय की जो कंट्री थी ना, देखिए उस समय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर आता है, तो अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई एक सिंगल ऑनर आता है तो वो क्या सोचेगा, टू अर्न मैक्स एंड मैक्स प्रॉफिट। अगर उसका एक अपना फैक्ट्री होगा, जैसे कि एक मान लीजिए सिंगल इंसान का एक अपना फैक्ट्री हो, तो उसका इंटेंशन क्या होगा, टू अर्न मैक्स एंड मैक्स प्रॉफिट।
और मैक्स वो प्रॉफिट कहां से ले पाएगा? वो जितना वो लोगों से काम कराएगा, और जब जितना ज्यादा लोगों से काम कराएगा तो उसे टोटली नहीं डिपेंड रहेगा, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा लोग की सिचुएशन क्या है, क्योंकि उसे बस किससे मतलब रहेगा, हमें क्या करना है, बस ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में वहां जो कंडीशन था पीपल का, वो क्या होता जा रहा था, हार्श होता जा रहा था, बहुत बुरा कंडीशन होता जा रहा था, जो पीपल की लाइफ तो पूरी तौर पर रूइन हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि उनका जो वर्किंग आवर उनके सबसे ज्यादा वुमेन के डॉल ड्यूटी हो जा रहा था, जो मेन थे उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, ये सब सिचुएशन आ रहा था। जैसे कि अब आ गया आपका कार्ल मार्क्स और गया आपका फिर रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। तो रॉबर्ट ओवेन इन्होंने एक इंग्लिश ये आपका मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने क्या किया, एक न्यू आपका इंग्लिश सेटअप किया जिसका नाम पड़ा न्यू हार्मोनी, ठीक है। वैसे अगर आप मीनिंग पे जाते हो तो हार्मोनी का मतलब होता है शांति, ठीक है। और इन्होंने अपना प्राइवेट सेटअप किया, उसके बाद कार्ल मार्क्स इन्होंने भी, उसके बाद इनका देखिए इन सब का मेन इंटेंशन क्या था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना उसके लिए क्या थे, अगेंस्ट थे। अगेंस्ट मतलब क्यों थे, क्योंकि सारा प्रॉब्लम में परेशानी क्या थी आपकी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। तो सपोर्ट सोशलिज्म कब से होने लगा, लगभग 1820 से, लगभग 1870 जाते जाते लोग क्या करने लगे, एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को सपोर्ट करने लगे जहां पे मीन ऑफ प्रोडक्शन कौन कंट्रोल करेगा, पीपल कंट्रोल करेंगे। और जब पीपल कंट्रोल करेंगे तो काम क्या होगा, अच्छा होगा, यानी हार्सनिंग वाला कंडीशन क्या होगा, कम हो जाएगा ना पहले से, क्योंकि मीन ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल में किसके आ जाएगा, पीपल के हैंड में आ जाएगा। तो सपोर्ट फॉर सोशलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कहाँ होता है, जैसे कि आपका इंटरनेशनल मैन एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया गया। मैन एसोसिएशन का फॉर्मेशन करना ये कब हुआ था, ये लगभग 1864 में। और मैन एसोसिएशन का फॉर्मेशन होने से सपोर्ट क्या मिला सोशलिज्म को, यानी लगभग ना जो आपका 1800 का जो सेंचुरी था और जाता जाता लगभग 1900 तक, इसमें सोशलिज्म को क्या मिला, खूब सपोर्ट मिला लोगों के द्वारा। क्यों, क्योंकि उस टाइम ना इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम आप लोग जानते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत क्या था, लॉन्ग वर्किंग आवर। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि ज्यादा घंटे काम करना, और लॉन्ग वर्किंग आपको ज्यादा पूरा तब नहीं लगता जब आपको ज्यादा वेज मिलता। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपको काम करने के आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, अगर आपने ज्यादा काम किया और आपको ज्यादा पैसे मिले तो उससे आपको क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये लगेगा मैंने ज्यादा काम भी किया, तो एक तरफ वो कहाँ इशारा जाएगा, पैसे की तरफ, कि क्या मुझे मिला है ज्यादा पैसा। लेकिन अगर लॉन्ग वर्किंग आवर हो और उसके साथ साथ आपका मनी क्या हो, अगर लेस वेज आपको मिलता है तो वहां पे आपको क्या होगा, आपको थोड़ा जरूर नाराज होगे। क्यों, क्योंकि हमसे काम इतना करेगा और हमें पैसा क्या कर दिया गया, कम दिया गया। अब तो सबसे बड़ी बात थी कि सब पार्टियों का एक इंटेंशन हो गया था कि हमें क्या करना है, एकजुट होना है, ठीक है। और एकजुट होकर क्या करना है, सोशलिज्म के आइडिया को ना स्प्रेड करना। मैंने कल ही आपको बताया था कि जब भी कोई रिवॉल्यूशन से पहले जो आइडियाज होते हैं वो किसकी तरह स्प्रेड होते हैं, फॉरेस्ट फायर की तरह। आपने देखा हो कि जो जंगल का आग होता है ना वो बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, उसी प्रकार से आइडियाज भी थे जो सोशलिज्म के, वो एक फॉरेस्ट फायर करके क्या होते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन इनसे सबसे बड़ा दिक्कत किसको था, जो फैक्ट्री के ऑनर थे उन्हें मन ही मन क्या लग रहा था, डर लग रहा था। किस चीज का डर, कि जो हम गलत काम कर रहे हैं ना उसका हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत जल्दी भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग हैं वो क्या होते जा रहे हैं, अवेयर होते जा रहे हैं, जागरूक होते जा रहे हैं, और लोग के बीच में अब ये चीज जग चुकी है कि अगर हम लॉन्ग वर्किंग आवर करेंगे तो कम पैसे में काम नहीं करेंगे। आप हमें ज्यादा अगर काम कराइएगा तो हमें उसके बदले क्या देना होगा, आपको ज्यादा देना होगा। और उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो लोग अवॉइड करने से चिल्ड्रन को क्या किया जाए, काम नहीं कराया जाए। क्योंकि जब आप बिलो 14 ईयर के चिल्ड्रन जब काम करेंगे तो वो तो उनका पढ़ने का एज है, तो उस टाइम में उनका एज कहाँ चला गया, काम वो करने में। और जब सारा एज आधा एज काम करने में चला गया, इससे दिक्कत किसको है, बच्चों को दिक्कत है। और उससे फिर दिक्कत किस कहाँ जाए, कंट्री को जाए। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और वो बच्चे अगर काम कर, मान के चलिए एक सिचुएशन लेते हैं, आप लोग यहाँ बैठे हुए
और मान लीजिए जो लोग ऑनलाइन वीडियो भी देख रहे हैं, वो अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपको 16 घंटे फैक्ट्री में काम करना है और फिर आके आपको पढ़ना है, तो अगर रेयर लोग होंगे ना, वो मजबूरी जिनके, मान लीजिए जो इंसान 16 आवर फैक्ट्री में काम कर लेते हैं, तो उसके बाद उनको क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए ना, कि वो भी तो क्या एक ह्यूमन बॉडी है ना, और ह्यूमन बॉडी में क्या वो एक बच्चा है वो, और बच्चे जब इतना ज्यादा काम, तो ये सबसे ज्यादा टेंशन किसको दे रही थी? पार्टीज को। तो ये जो पार्टीज थी, मेन एसोसिएशन थी, जो आपको 1864 में किया गया, उन सब का इंटेंशन क्या था कि सोशलिज्म को अच्छी तरीके से क्या कर दे हम लोग, सोसाइटी में ला दें। और ये अगर सोशलिज्म सोसाइटी में आ गया, तो अगर मीन ऑफ प्रोडक्शन वाला पीपल हैंड में कंट्रोल में आ गया, तो फिर जितनी सारी स्ट्रगल और स्ट्रगल क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और ऐसे करते करते अब आइए, अब देखिए, ये जो चीज था, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका रशियन रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन को हम लोग बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? मैं अगेन आपको बताऊं, रशियन रेवोल्यूशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था आपका? लॉन्ग वर्किंग आवर। उसके साथ जो सिचुएशन था, वो प्राइस क्या होता जा रहा था? आप कोई भी रिवोल्यूशन में कॉमन सिनेरियो मिलाओगे, और उसके बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं जिसका नाम पड़ेगा इमीडिएट कॉज। ये एक हिस्टोरिकल वर्ड से इसका मतलब काफी बड़ा है। इमीडिएट कॉज का क्या मतलब होता है? जैसे कि मान के चलिए कि आप अगर दो इंसान लेते हैं, ठीक है, अगर दो इंसान को एज्यूम करते हैं और उनके बीच ना पहले से मनमुटाव है, यानी कि उनके बीच पहले से लड़ाई चली आ रही है, लेकिन वार कैसी है? आमने सामने की नहीं है। आप मेरी पीठ के पीछे बोलते हो, हम आपके पीठ के पीछे क्या करते हैं? बोलते हैं। लेकिन हम दोनों को पता है कि वो हमको बोलते हैं और हम आपको बोलते हैं ना, ये चीज पता है, अच्छे से पता है दोनों को। अब वो इंसान क्या करेंगे ना, वो क्या बनता जा रहा है, एक में जैसे आपका प्रेशर कुकर होता है, तो उसमें ना उन दोनों इंसान का जो गुस्सा है वो क्या हो रहा है? प्रेशर की तरह पक रहा है, अभी पकना शुरू हो रहा है। और सिचुएशन क्या होगा कि जब आपने देखा होगा कि जब कुकर ज्यादा देर तक उसमें गैस ओपन रखते, तो फिर कुछ देर बाद क्या होता है? सीटी निकलता है ना। उसी प्रकार से सेम इन दोनों के बीच क्या होता जा रहा है? गुस्सा हो रहा है। गुस्सा किस चीज का हो रहा है? एक मान लीजिए कि जो फैक्ट्री का ऑनर है, हो सकता है ना कि उनके सामने हम नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे क्या कर देंगे? हो सकता है मार देंगे, फिर मुझे फैक्ट्री से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जब फैक्ट्री से काम करने के बाद आएंगे, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? फैक्ट्री सही नहीं है, बहुत ज्यादा काम कराया जाता है और बहुत ज्यादा हमें कम पैसा भी दिया जाता है। और ये हम कहाँ शेयर करेंगे? अपने एसोसिएशन के बीच में, अपनी सोसाइटी के, जैसे कि जो लेबर की सोसाइटी, उसमें लोग सब लोग डिस्कस करेंगे। जब सब लोग हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सब लोग का गुस्सा होगा, हाँ तुम्हारा बात एकदम सही है, हमको एकदम पैसा नहीं मिलता, इतना ज्यादा काम कराया जा रहा है, हमको तो छोड़, वो मेरे बच्चों को उतना ज्यादा काम कराया जा रहा है। तो इससे क्या होता है? एक प्रेशर बन रहा है। अब सिचुएशन मान के चलता है ना कि अगर उस इंसान की मुलाकात कभी आपके साथ हो गई, बाहर आ गई, कभी आपके साथ हो गई, और ना वो इंसान क्या किया कि बाई गलती मिस्टेक्स ना, उससे क्या हुआ ना कि उसका कार से ना एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट का बस आपको कहा जाता है, बस आपको कार से उसका टच, यानी आपको थोड़ा सा चोट लग गया, तो उस समय ना आपका जो गुस्सा वो 7वें आसमान पे होगा। क्या ये गुस्सा कार से टच होने का था? जी नहीं, ये गुस्सा क्या था? पहले का चला आ रहा है। और उसी कॉज को हम लोग क्या बोलते हैं? इमीडिएट कॉज। यानी बस लोग क्या करते हैं, बस एक छोटी सी गलती का तलाश कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि रिवोल्यूशन होने से पहले आप क्या कर दो? गलती कर दो। और उसके पहले का प्रेशर क्या था? प्रेशर था लॉन्ग वर्किंग आवर, सिचुएशंस ऑफ वुमेन। ये सब जो चीज था, ये लोगों के बीच क्या करते जा रहा था? डे बाय डे एक प्रेशर क्रिएट करते जा रहा था। और यही प्रेशर क्रिएट करने के साथ क्या कर देगा? एक रिवोल्यूशन का फॉर्मेशन कर। और आप चीजों को याद रखो कि कहीं भी रिवोल्यूशन आपने फ्रेंच में पढ़ा होगा, तो वहां क्या होता जा रहा था? टैक्स। टैक्स क्या होता जा रहा था? बढ़ता जा रहा था। तो लोग रिवोल्यूशन कब करते हैं, चाहे वो इंडिया के रिवोल्यूशन, एक दो तीन इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। एक टैक्स हो गया आपका, और दूसरा हो गया आपका पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज मतलब लोगों को ना इनइक्वालिटी, मान के चलो कभी अभी एग्जाम में भूल गए कि कॉज ऑफ रिवोल्यूशन कभी आ गया, कॉज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो आप दो तीन पॉइंट को हमेशा कोरिलेट करके रखें कि एक तो आपका हो गया इंक्रीजिंग टैक्स, हो गया पॉलिटिकल कॉज, एक सोशल डिस्पैरिटी। क्योंकि और तीसरा चीज कब होता है? जब लोग के बीच सोशल डिस्पैरिटी होता है। सोशल डिस्पैरिटी का मतलब क्या है? कि जब ना सामाजिक क्या होगा? भेदभाव। और जब समाज में भेदभाव होगा, तो
तो आपके बीच क्या होगा, गुस्सा उत्पन्न होगा। जैसे कैसे समझिए, मान के चले कि आप एक एग्जाम को देने गए, एग्जाम देने गए और आपने 200 में 180 स्कोर करके आए, ठीक है। और वहीं पे मान के चले कि रॉयल फैमिली का एक लड़का गया पेपर देने के लिए, और वो एग्जाम में आपको वो अराउंड 140 स्कोर करके आए, और आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाए कि पहले इस लड़के का सिलेक्शन होगा एज कंपेरिजन टू आपके, तो आपके बीच वो क्या हो गया, आपके मन में जरूर आक्रोश उठेगा, क्यों, मैंने इतना मेहनत किया था, मैंने 180 लाया और ये इंसान बस रॉयल फैमिली से बिलोंग करता और इसने कितना लाया 140, तो इसका सिलेक्शन पहले क्यों। ये एक सोशल डिस्पैरिटी कॉज हो गया। हो सकता है ना वहां पे दो तीन तरह के, अब कुछ लोग बोले कि जान दो राजा फैमिली से बिलोंग करता था, हम नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों में क्यों नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि सब चीज में डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन पढ़ाई में कैसा डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि क्या जो कुछ लीडर आए थे उनसे पहले लोग लगान नहीं भरते होंगे, सब लोग ब्रिटेन का जब सिस्टम था लगान भरते थे, लेकिन उसका रेवोल्यूशन कुछ ही लोग क्यों किए, उनका ऐसा माना था जब मिट्टी हमारी, खेत हमारी, मेहनत हमारी, तो हम लगान ब्रिटेन को क्यों दें, क्यों हम ब्रिटेन को लगान दें, क्योंकि मेहनत जब हमने किया, ब्रिटेन ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, और उन लोग लगान लेने के लिए तो रिवॉल्यूशन करना क्या हुआ, वही ये सब चीज क्या करता है। तो आपने आप आगे चल के आप पढ़ोगे कैसे पॉलिटिकल कॉज हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वहां का राजा ही क्या थे, उनकी दिमाग थोड़ी सी काम करना कम कर देती, क्यों, क्योंकि जो राजा थे डोमिनेटेड थे अपनी वाइफ, जो राजा का नाम वहां का जार निकोलस, और वो डोमिनेटेड थे अपनी वाइफ जरीना के, और जो जरीना थी वो डोमिनेटेड थी राष्ट्रपुतीन। राष्ट्रपुतीन कौन थे, राष्ट्रपुतीन एक संत हुए, ठीक है, यानी कि जार किसका बात सुनते थे, जरीना का, और जरीना किसका बात सुनती थी, राष्ट्रपुतीन, यानी कहिए तो राजा जार नहीं, कौन था, राष्ट्रपुतीन। यानी जो जो राष्ट्रपुतीन कहते थे कि इसे ना अभी क्या करना है, ये मुझे लाना है, तो जार पूछते थे किससे, जरीना से, जरीना तुरंत किसके पास जाती, राष्ट्रपुतीन के पास। तो अगर मान लीजिए अगर ऐसा रहता कि टैक्स कम कर दिया जाए, तो जार किसको डोमिनेटेड थे, अपनी वाइफ को, और उनकी वाइफ किसको डोमिनेटेड थी, जरीना को, तो जाके उनसे पूछते थे टैक्स कम किया जाए। अब कहो तो राष्ट्रपुतीन के मन पर डिपेंड करता था, अगर राष्ट्रपुतीन का मन अच्छा रहा तो क्या हो जाएगा, टैक्स कम हो जाएगा। और राष्ट्रपुतीन क्या नहीं समझ में आया, जरीना देखिए एक रानी का नेम है, उनकी वाइफ का नेम है उस समय का, ठीक है, और कुछ नहीं, उनकी वाइफ थी, और जो राजा थे ना वो किसका बात सुनते थे, बस रानी। भले पॉलिटिकल में देखिए दिक्कत क्या होता था ना कि लोग एडवाइस देने वाले वहां बहुत ज्यादा थे, लेकिन बात यह था कि जार किसी का बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं थे। इनको हिस्ट्री में बोला भी जाता है इट इज एन शॉर्ट साइटेड पर्सन। शॉर्ट साइटेड पर्सन का मतलब क्या होता है कि ये ना आज में जीना, जैसे कि आपने देखा होगा दो तरीके के इंसान होते हैं, एक शॉर्ट साइटेड और एक फार साइटेड। तो शॉर्ट साइटेड इंसान क्या होता है कि अगर आज मान लीजिए कि हमने 200 अर्न किया, तो शॉर्ट साइटेड पर्सन क्या करेगा, 200 खा पी के खत्म, ऐस करना है, ठीक है, उसके लिए कुछ चीज नहीं है। और वहीं पे अगर शॉर्ट साइटेड फार साइटेड पर्सन है तो 200 अर्न किया, हो सके वो ये सोच के रख लिया 200 में से अगर वो मान लीजिए खर्चा किया तो 150, और 50 रुपीज क्यों बचा के रख लिया, तो हो सके ना कल का दिन ये क्या आ जाए, मेरा पैसा काम आ जाए, ठीक है। एक बेसिक डिफरेंस जानते हो रिच और पुअर लोग के बीच क्या है, जो रिच लोग होते हैं ना वो अपने इनकम का सारा भाग किस में लगा देते हैं, इनकम का सारा भाग सेविंग करके और फिर उसको बिजनेस में लगा देंगे, और जो पुअर लोग होते हैं ना वो सेविंग्स को बिजनेस में लगाते हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी पुअर लोग जब खर्चा वर्चा करके जब मन भर जाएगा, जो पैसा बचेगा उसको लगाएंगे, और जो अमीर लोग होते हैं ना वो इस पैसे को जितना अर्न करते फिर उसको लगा देंगे। जैसे कि जो आपके अमेजोन के मालिक है ना, उन्होंने बताया जाता है कि वो 9 साल तक अपने बिजनेस में 1 रुपया भी नहीं कमाए थे, लगातार पैसा लगाए जा रहे हैं, किसी से लोन मांग के लगाए जा रहे हैं विदाउट एनी प्रॉफिट, 9 साल तक बिजनेस। तुम सोचो कोई करना चाहेगा, यहाँ लोग अगर 1 महीना प्रॉफिट ना मिले तो क्या करने लगते हैं, बिजनेस ही कहेंगे बिजनेस खराब है हटाओ इसको। और ये इंसान क्या करे 9 साल तक, सोचिए 12 9 या 108 मंथ लगातार उस चीज को पैसा दिए जाना, और उनको पता था कि एक न एक दिन जब मेरा बिजनेस फेमस होगा तो राज होगा मेरा दुनिया पे, ठीक है।
और आज ऐसा हो भी रहा है, आज ऐसा हो भी रहा है, आप देख भी पा रहे हो। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज हम लोग ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले कि रिवोल्यूशन वर्ल्ड का ग्रोथ सबसे पहले क्यों हुआ, क्योंकि जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज थे बिफोर 1914, तो पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कर दिया गया, रसिया में इलीगल कर दिया गया। इलीगल करने का बात यह था कि जितने पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि अब कुछ सिचुएशन ऐसा हुआ, अभी हमारे यहाँ रूलिंग पार्टी कौन सा है, बीजेपी सेंट्रल पावर में, तो वो कुछ ऐसा जाए कि अगर बीजेपी के और इसके अपोनेंट में कौन कौन से पार्टी है, जैसे कि कांग्रेस हो गया, इसके अपोनेंट्स में, तो अगर बीजेपी कुछ ऐसा एक लॉ या प्रोविजन, वैसे तो इंडिया में पॉसिबल है नहीं, अगर बीजेपी कुछ ऐसा लॉ या प्रोविजन पास कर दे जिसमें वो बोल दे कि अब जितने भी हमारे हमारे जो अपोनेंट पार्टी है वो क्या हो जाएंगे, इलीगल। इलीगल मतलब समझ रहे हो ना आप लोग कि वो अब लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे कंट्री में। तो जब इलीगल हो जाएंगे हमारे कंट्री में वो जितने पॉलिटिकल पार्टी, तो होगा क्या कि सारा पावर किसके पास चला जाएगा, एक पार्टी के पास। तो ऐसा तो वैसे इंडिया में सिस्टम होगा कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से डिजाइन वहां सोचा गया कि आगे चल के ऐसा हो ना जाए, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइनिंग किया गया। लेकिन जो रसिया का था आपका पॉलिटिकल पार्टी क्या कर दिया गया, इलीगल हो गया। उसके बाद जो सेकंड आपका फिर एक पार्टी का फॉर्मेशन, उसका नाम क्या था, वर्कर पार्टी। तो वर्कर पार्टी में क्या था कि वर्कर पार्टी आपको इसलिए फॉर्म किया गया क्योंकि सबसे ज्यादा आपने पढ़ा था कि दिक्कत किसके साथ आ रहा था, वर्कर लोग के साथ। क्या दिक्कत था, एक लेस वेज था और एक क्या था, लॉन्ग वर्किंग आवर, और अप टू कितना था, 12 to 15 आवर। आपका जो आप काम जो कर रहा था कितना घंटे काम कर रहा था, 12 से 15 घंटे लगातार वर्कर लोग काम करना होता था। और इस सिचुएशन की वजह से जो उस समय का जो लोग थे ना, उनके बीच ये उन्होंने बोला कि नहीं, अगर हमारी प्रॉब्लम कहाँ सुनी जाएगी, क्योंकि वर्कर का प्रॉब्लम कौन अच्छा समझ सकता है, एक वर्कर समझ सकता है, जो फैक्ट्री में उसके साथ काम के वही लोग उसका अच्छा से प्रॉब्लम समझ सकता है। इसीलिए एक वर्कर पार्टी का फॉर्मेशन किया गया। उसके बाद थर्ड आइडिया जो सोशलिज्म था, उसका आइडिया क्या होने लगा, स्प्रेड होने लगा टिल 19th सेंचुरी तक। और ये सब कुछ हमारे मेजर फैक्टर होगा किसके चलते, ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशन। यानी अब ये रिवोल्यूशन वो क्या कर दिए, थोड़ा और हवा दे दिए। क्योंकि हम लोगों ने पीछे कल पढ़ा था कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन किया, थिंकर्स एंड फिलोसफर्स, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो बातें थी, वो लोगों के ऊपर क्या पड़ रही थी, गहरा असर पहुंचा रही थी कि आखिर कैसे कैसे क्या किया जाए, लोग कैसे कैसे उन्हें मोटिवेट किया जाए कि आपके साथ ये दिक्कत आ रहा है। तो ये सब चीजें देखते हुए उसके बाद अब एक और प्रॉब्लम में रसिया फंसता है, और वो प्रॉब्लम पड़ा रूसो जापानीज वॉर। जैसा कि आपको आज भी पता है कि रसिया जो है काफी बड़ा कंट्री है, और उस समय भी था। तो जो बड़े लोग होते हैं, अगर मान के चलिए कि ऐसा कुछ सोचिए कि एक मैच हो, और मैच में किसके किसके बीच में हो, एक इंडिया और वर्सेज आयरलैंड का मैच हो, तो आपको पता है कि ये कंट्री बहुत छोटा है, इसके उतने प्लेयर ज्यादा फेमस नहीं है, और उस मैच में बाई लकली ऐसा दुर्भाग्यवश हो जाए तो मैच इंडिया बुरी तरीके से हार जाए, तो उस समय इंडियन प्लेयर के सामने क्या होगा कि हमारे सबसे ज्यादा किसको हार्म हुआ, प्रेस्टीज को, कि इतना बड़ा टीम एक इतने छोटे टीम से क्या हो गया, हार गया। और मान लीजिए वो हार अप्रोक्सीमेटली 10 विकेट का हो, तो काफी बड़ा प्रेस्टीज जाता है, काफी इससे लॉस होता है। जो उसी प्रकार से जो रूसो जापानीज वार था वो आपका हुआ 1904 में, और उसमें जो रसिया की थी वो प्रेस्टीज बहुत गिरी थी, रसिया उस वॉर में बहुत बुरा हारा। और ये यहां से एक रसिया की खराब दिन की और शुरुआत होती है। रसिया क्या होगा, उस वार में बुरी तरीके से हार गया, और उस वार में बुरी तरीके से हारने से रसिया क्या हो गया, जो वर्ल्ड में एक प्रेस्टीज बना था, इतना बड़ा कंट्री का प्रेस्टीज क्या हो गया, बहुत नीचे आ गया। जो लोग अब जैसे कि ताने मारने ऐसे समझ में होगा भी कि इतना बड़ा कंट्री और एक खुद बार हार गया। अब इतना बड़ा कंट्री एक लोगों के बीच में क्या होने लगा, एक गलत मंतव्य चलने लगा। उसके बाद आप देखिए रहे देश में सिचुएशन कैसा चल रहा था, वर्कर लोग भी हैप्पी नहीं थे। तो एक बार हुआ क्या कि 1905 में ब्लडी संडे का इंसिडेंट होता है। अब इसी के बाद यानी कि 1904 देखिए जब परेशानियां आती तो चारों तरफ से आती है, यानी 1904 में तो रसिया अपने वॉर में हार गया, और उसके बाद 1905 में आपका आया ब्लडी संडे। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए इस टॉपिक से पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा मेन सभी के बारे में जान लेते हैं।
चलिए ठीक है, वही टॉपिक जाना है। तो सबसे पहले हम आगे देखते हैं मेंशेविक और बोल्शेविक। आपने पढ़ा होगा कि रशियन रिवॉल्यूशन को ना बोल्शेविक रिवॉल्यूशन बोलते थे। जो मेंशेविक लोग थे ना वो थोड़े समझदार थे, उन्हें ऐसा लगता था कि जो सोशलिज्म का आइडिया है वो कैसे स्प्रेड होगा, तो बाय एजुकेशन, क्योंकि आपको भी पता है एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। एजुकेशन जो है ना वो तीसरी आंख मानी जाती है, क्योंकि बिना एजुकेशन का समाज में रिफॉर्म्स लाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ना मेंशेविक किसको सपोर्ट करते थे कि हम लोग क्या करें, आइडिया ऑफ सोशलिज्म कैसे स्प्रेड कर सकते हैं एजुकेशन के द्वारा। और अलेक्जेंडर क्रेंस्की जो थे वो इसके क्या थे, हेड थे मेंशेविक के। वहीं पे जो बोल्शेविक पार्टी था उसकी जो उनका ऐसा मानना था, जैसे कि आपने देखा होगा लाइफ में ना दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो वो प्रॉब्लम को देन एंड देयर सोल्यूशन करना चाहते हैं, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, चाहे थोड़े गुस्से टाइप में। और एक लोग जो जैसे कि गांधी जी थे और एक भगत सिंह, दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है? क्योंकि भगत सिंह जो थे वो थोड़े उग्र विचार के थे, उनका जो सोच था वो थोड़ा बोल्शेविक यानी, और बोल्शेविक लीडर कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, तो व्लादिमीर लेनिन का मानना क्या था कि हम लोग सोशलिज्म को कैसे ला सकते हैं, अगर हम लोग अप्रूव कर देते हैं मोनार्कियल गवर्नमेंट को। इफ वी अप्रूव द मोनार्कियल गवर्नमेंट देन आइडिया ऑफ सोशलिज्म कैन इजीली कम टू आवर कंट्री। और ऐसे करके क्या आ जाएगा, सोशलिज्म क्या आ जाएगा कंट्री में, हमारा आइडिया का स्प्रेड हो जाएगा। वहीं पे मेंशेविक का मानना था जो सोशलिज्म है उसको कैसे हम लोग कंट्री में ला सकते हैं, बाय यूजिंग द एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स, यानी जो सामाजिक तौर पर बदलाव लाएंगे और समाज क्या देंगे, एजुकेशन। एजुकेशन यानी पढ़ाई से ही क्या आएगा, बदलाव आएगा समाज में। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये आपका ब्लडी संडे के बाद एक अगेन बुरा कॉन्सेप्ट जो कि किसी ने सपने में सोचा भी नहीं होगा कि जो एक बार 1914 में स्टार्ट हुआ वो वार कहां तक चला जाएगा, 4 साल समय ले लेगा और उसको एंड होने में 4 साल समय लग जाएगा उस वार को। और उस वार में आपका सबसे बड़ा क्या हुआ कि जो सेंट्रल पावर और एलाइड पावर में कंट्री क्या हो गया, बट गया। इसमें आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया और एक तरफ टर्की हो गया और एक तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया हो गए। और ऑब्वियसली जब वार होगा तो सीरीज ऑफ बैटल को क्या बोलते हैं हम लोग, वार बोलते हैं। और काफी क्या चलेगा, लॉन्ग समय तक चलेगा। तो आपको पता है कि वॉर में सबसे ज्यादा क्या चीज लगता है आपका, इनकम का लॉस होता है। मनी का क्या होगा, सॉरी जो इनकम नहीं, मनी का लॉस होगा। और मनी जो है वो पानी की तरह बहाया जाता है, जो पैसा है वॉर में वो पानी की तरह पर डे इतना पैसा लॉस होगा। क्योंकि आर्मी क्या चाहिए, आर्मी को तो हर चीज चाहिए ना। जैसे कि मान लीजिए जो आर्मी 4 साल लड़ेगी उसे खाने के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, उसके साथ एरोप्लेन के साथ सामान चाहिए, बुलेट चाहिए, सब चीज, यानी सारा मेंटेनेंस कहाँ चला जाएगा, आर्मी के पास। तो जब सारा चीज आपका आर्मी के पास जाएगा तो उसमें आपको सबसे बड़ा दिक्कत क्या आएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा आपको कि आर्मी के पास जब सारा चीज जाएगा तो वहां पे लोगों को मेंटेनेंस करने में क्या होगा, दिक्कत होगी। क्योंकि सारा ध्यान कहाँ चला जा रहा है, एक स्पेसिफिक ग्रुप पे। जब एक इस आर्मी पे जाएगा तो ऑब्वियसली वहां जो लोग होंगे उनको क्या आएगा, दिक्कत। क्योंकि सारा खाना क्या कर दिया, कहाँ भेज दिया गया। और लगभग रसिया का 7 मिलियन सोल्जर मारे गए थे उस वॉर में। तो उतने सोल्जर मारे जाने की वजह से क्या हुआ, एक रसिया का तो एक और गहरा सदमा रसिया को पहुंचा। उसके बाद अब सुनिए, अपने पैर पे रसिया ने कुल्हाड़ी कैसे मारा, वो चीज सेकंड पॉइंट दिखाता है इस वॉर का। हुआ क्या कि आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर कहाँ पे प्रैक्टिस होता है, लैंड पे। और ये बताइए कि जब वॉर होता है तो जानते हो सबसे बड़ा ना, आपने देखा होगा कुछ कमांडो जो होते हैं वो झाड़ियों में छुप जाते हैं। तो रशियन आर्मी ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सोचा कि हमें सारा एग्रीकल्चर लैंड को क्या कर देना है, खत्म कर देना है। और जब सारा एग्रीकल्चर लैंड खत्म होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा वहां पे उस समय कुछ, अगर जैसे कि मान के चले अगर वीट की खेती हुई है तो वीट की अगर खेती हुई है और आर्मी आए और आपका सारा फसल नष्ट कर दे, क्यों? क्योंकि हमारे एनिमी क्या हो पाए, उसमें छिप नहीं पाए। क्योंकि ऐसा देखिए, रशियन आर्मी का इंटेंशन नहीं था कि मुझे लॉस करना है, क्योंकि वो ये रहा था कि लगातार में छिप छिप के जो लोग खेतों में छिप के आराम से उसको मार देते थे। तो वो जो वार था वो एक तरफा हो जा रहा था, क्योंकि आप अभी अनजान हो और अनजान आप आराम से कहीं चल रहे हो और आपके ऊपर पीछे से हमला हो जाए। और जब एक ही बार आपके ऊपर पीछे से हमला होगा तो बेसिकली आपका लॉस होगा। और आर्मी, रशियन आर्मी ऐसे डे बाय डे रशियन आर्मी का जो नंबर था क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के यूज करके और जहां पे आपका डेंस फॉरेस्ट का इलाका था वहां क्या करके
छुप के मार दिया जा रहा था। यही सेम हाल ब्रिटेन के साथ हो रहा था जब ब्रिटेन इंडिया में आया था, और ट्राइबल लोग ऐसे ही परेशान कर रहे थे ब्रिटेन को। और उनमें जो लीडर थे वो थे अदूरी सीताराम राजू, शायद का आपने सुना होगा। तो वो लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटेन के पास तो बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था फॉरेस्ट का, और जब फॉरेस्ट नॉलेज नहीं था, ब्रिटेन क्या था, एक अनजान की तरह। अब आपकी और हमको क्या नॉलेज है किस फॉरेस्ट में कहाँ क्या कौन सा चीज है। तो जो ट्राइबल लोग थे वो फॉरेस्ट में छुप के और पीछे से तीर से मार देते थे ब्रिटेन वालों को। अब उनके पास लाख बंदूक रहता था, कुछ भी रहता था, कोई काम ही उनको मौका ही नहीं मिलता था। तो उसी वजह से सीन यहाँ हाल हुआ। तो इसे रसिया ने क्या किया, अपने सारे क्रॉप को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जब रसिया का सारा सूची क्रॉप डिस्ट्रॉय होगा तो वीट का जब हार्वेस्टिंग टाइम आएगा तो वीट का संख्या क्या हो जाएगा। एक तो ऐसे ही पहले से क्या होते जा रहा था, लेस वेज, सोशल कंडीशन सही नहीं था, और उसमें एक और प्रॉब्लम कि वीट की और जो खाने की चीज थी उसके प्राइस क्या हो गया, सातवें आसमान पे, और महंगा हो गया, और महंगा हो गया। यानी और लोग क्या होने लगा, लोग को और प्रॉब्लम आने लगा, और प्रॉब्लम डे बाय डे प्रॉब्लम क्या होता जा रहा था, घटने के बजाय प्रॉब्लम क्या होता जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। और ये चीज जार निकोलस को मन ही मन बहुत ज्यादा टेंशन देते जा रहा था। क्यों? क्योंकि उनको अब तो पक्का डर लग रहा था, अब मेरा राज्य मेरे हाथ से निकल गया, क्योंकि हमने ना सारी सीमाओं को क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। अब उसके साथ आपका इसका डिस्ट्रॉय हुआ। उसके बाद थर्ड चीज हुआ कि कोई भी वॉर में आर्मी तक खाना कैसे पहुंचता है, या तो ब्रिज के द्वारा या फिर कहां से, रेलवे के द्वारा। तो कोई भी जो डिफेंडिंग जो आपकी जो सेकंड जो आपकी ओपोनेंट रहती है वो सबसे पहले हमला जानते हो कहां करता है, ब्रिज पे। क्योंकि अगर ब्रिज टूट जाएगा, रेलवे कनेक्शन टूट जाएगा, तो आपको किसी चीजों को आर्मी तक पहुंचाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और वो जब आर्मी को खाना मिलेगा तो आर्मी लड़ेगा क्या, और जब आर्मी लड़ेगा ही नहीं तो वैसे हम लोग क्या हो जाएंगे, जंग जीत जाएंगे। इससे करते हैं माइंड का यूज करके लड़ाई को जीत जाना। अब आजकल ना क्या होता है, जैसे आपने सुना रसिया यूक्रेन का लड़ाई होता है, तो यूक्रेन ने क्या स्ट्रेटजी बनाया रसिया का हथियार को खत्म करने के लिए, वो एक नकली जो बैलून का तोप आता है ना, वैसा तोप खड़ा कर देता है। अब एयर डिफेंस से वो पायलट क्या देख नीचे क्या खड़ी है, तोप खड़ी है। अब वो उसे क्या पता है कि वो तोप कैसी है, और वो एक नकली तोप रहती है, और उसको मारने में उसका लॉस हो गया। और जब ऐसा ही लॉस हो जाएगा तो उसका मनी क्या हो जाएगा, अपने आप कम होगा। और जब पैसा कम होगा युद्ध हम लोग क्या होता जाएगा, एक साइड होता जाएगा, एक साइड होता जाएगा। यानी अपने दुश्मन को कैसे तोड़ दो, धीरे धीरे करके, साइड साइड करके, स्वीट पॉइजन, एक ही बार बीच में हमला नहीं करो। ऐसा इन्होंने क्या किया, उनकी जो ब्रिज थी उसको क्या कर दिया, लॉस कर दिया। अब जब ब्रिज यहाँ से मान लीजिए टूट जाएगा यहाँ बीच में से, अब कैसे सामान जाएगा। सेकेंड चीज इन्होंने देखा कि रेलवे के द्वारा सामान जा रहा है, तो क्या कर दिया, रेलवे जो लाइन थी उनको भी क्या कर दिया, तोड़ दिया। और रेलवे लाइन पे भी मान लीजिए बम ब्लास्ट हो जाए। अब रशियन आर्मी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रही थी कि अब हम क्या करें, अब हम लोग कैसे अब आदमी को पहुंचाए सामान। और ये चैलेंज आपके लिए एक बहुत मेजर चैलेंज था। और अंत में हुआ क्या कि जो रसिया थी वो भी आपका वार क्या हो गया, अगेन हार गया। तो अब हम लोग कल के चैप्टर में पढ़ेंगे कि फरवरी रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, और जो बोल्शेविक के जो लीडर थे उन्होंने अपने कंट्री को कैसे और बर्बादी होने से बचा लिया, और फिर इतना ज्यादा नीचे गया हुआ कंट्री रसिया आज भी एक सुप्रीम पावर कैसे है, वो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रसिया ने अपने को इकोनॉमिक प्लानिंग करके, और जैसे कि 100% इकोनॉमिक प्लान अपने को अचीवमेंट अचीव किया। ये कोई एक छोटी और आसान बात नहीं है। यानी कल हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, और कल चैप्टर हो सकता है आपका ये लास्ट फेज होगा।